अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTV उर्दू का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से चाइना और भारत के बीच के तनाव को लेकर के हम आपको मुकम्मल अपडेट्स दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दो मुल्कों के बीच में बढ़ते हुए इस तनाव को न सिर्फ आपके सामने रखा जाए बल्कि ये भी कोशिश की जाए कि बताया जाए कि क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है मुल्कों की तरफ से और क्या कुछ इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें हो रही हैं। वही हमारा ये भी फर्ज बनता है कि जहां इस वक्त दो आलमी ताकतें कह सकते हैं कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके न सिर्फ जंगी महाजों के लिए तैयार हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर मुल्क के अंदर की बात करते हैं तो यहां पर जीडीपी की जो शरह है वो बहुत ज्यादा गिर रही है। आज के शुमारे में इस पर भी बात करेंगे कि जीडीपी की शरह क्या कुछ रही, किस तरीके से यहां पर जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो बदहाली की तरफ जा रही है और कैसे कोविड-19 के बाद यहां पर इकॉनमी जो है वो अपने ट्रैक पर आएगी। और जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जहां एक तरफ चाइना और भारत के दरमियान जो तल्लुकात हैं इंतहाई अबतर हो रहे हैं, हालांकि बातचीत जो है आर्मी लेवल पे मिलिट्री सतह पर वो भी चल रही है और उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि जो जंगी महाज हैं वो हर तरफ से गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और गुज़श्ता कल शाम की अगर हम बात करते हैं और तब से लेकर के अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से आपको नाज़रीन इकराम बताए देते हैं कि दोनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे पर अपने जंगी साजो सामान का दबाव डाल के मुकम्मल तरीके पर प्रेशर में लाने की कोशिशें की जाएं। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम कल की बात करते हैं तो चुरमुन झड़प की अगर हम बात करते हैं जो चुरमुर इलाके में हुई, वहां पे कल बताया गया कि चाइना की तरफ से तकरीबन 8 बख्तरबंद गाड़ियां जो थी वो इस इलाके के अंदर दाखिल हो गई और इस तरह से भारतीय इलाके में उन्होंने दरअंदाजी करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर झड़पें देखने को मिली और अच्छी खासी हाथापाई भी हुई। और उसके फौरन बाद आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ देर जब ये झड़पें जारी रही और यहां से भारत की तरफ से भी मुकम्मल जवाब दिया गया तो चाइना मजबूर हो गया अपने इलाके में वापस जाने के लिए और वो बख्तरबंद गाड़ियां जो लेकर के आए थे वो वापस लेकर के चले गए। लेकिन वहां ये बात भी आपको बताए देते हैं कि जहां चशूल में आर्मी लेवल की इसको बातचीत चल रही है, वहीं ब्लैक हिल की बात करते हैं जहां पर सर्वेलेंस के लिए चाइना की तरफ से भारी भरकम ये कह सकते हैं कि आलात नस्ब किए गए थे। अचानक भारत ने उसी वक्त जब इस वक्त चुरमुर के अंदर जो झड़प थी वो चल रही थी तो ऐसे में ही जाकर के भारत ने वहां पर उस ब्लैक टॉप पर भी कब्जा कर लिया था, जो माना जाता है कि 40 बरस में पहली मर्तबा ऐसे हसास तरीन इलाके के ऊपर भारतीय फौज जो है वो काबिज हो गई। लेकिन उसके बाद जो चाइना है वो कई एक जगहों पर सतर्क हो गया और उन्होंने कई एक जगह पर अपने जंगी बेड़ों को, जंगी जहाजों को बिठाने की कोशिश की और इस तरह से अगर इस वक्त की बात करते हैं तो पूरे मुल्क की जो सरहदें उनको मुकम्मल तरीके पर सील कर दिया गया है और आर्मी को, नेवी को और अगर एयरफोर्स की बात करते हैं तो उन्हें हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। वहीं पर नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि अगर हम इस वक्त ITBP की बात करते हैं जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नाम से जानी जाती है, BSF की बात करते हैं, SSB की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कश्मीर के अंदर भी काम कर चुकी हैं। इस वक्त उन्हें फौरी तौर पर डिप्लॉय कर दिया गया है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त हसास तरीन माने जाते हैं, जिनमें तिब्बत के इलाके हैं, सिक्किम का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, नेपाल बॉर्डर की बात करते हैं या फिर लद्दाख एरिया की बात करते हैं, तो सारी जगहों पे इस वक्त फौज को मुकम्मल तैयारी की सूरत में रखा गया है। हालांकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा हैं, उन्होंने कल NSA के साथ जो बातचीत की थी और उसमें चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे, वहां पर यह फैसला लिया गया था कि किसी भी ऐसी हरकत का अब मुकम्मल जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बार बार की जो डिप्लोमेटिक सतह पर बातचीत होती है उससे बार बार चीन फिर रहा है। हालांकि यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि राजनाथ सिंह आज अपने 3 रोजा दौरे पर और रूस के लिए चले गए, जहां पर शंघाई कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे, जहां पर G7 G20 ममालिक जो हैं वो उनके सरबराहान भी शायद उनसे मुलाकात हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि चीन की तरफ से जो उनके नुमाइंदे वहां पर मौजूद होंगे वो उनके साथ कोई बात करें, ट्रैक 2 या ट्रैक 3 पर कोई इस तरह की बात सामने आ जाए, डिप्लोमेटिक सतह पर कोई कोशिश की जाए कि जो दो बड़े एटमी ममालिक हैं जो आपस में बिल्कुल आंखों में आंखें मिलाए हुए हैं, इनको किसी तरीके से एक दूसरे से थोड़ा दूर किया जाए, इनके टेंशन उसको खत्म किया जाए। हालांकि
चाइना का मानना था कि वो किसी भी तरीके से भारत के इलाके में दरअंदाजी नहीं कर रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कई एक जगह पर चाइनीज जो फोर्सेस हैं वो भारतीय इलाकों के अंदर आए और वहां पर उन्हें कोशिश की थी कि वो टेरिटरी के अंदर मुकम्मल आए, लेकिन उनको मुकम्मल तरीके पर खदेड़ दिया गया। हालांकि जो ये इलाके हैं काफ़ी ज़्यादा हसास हैं, खासकर अगर हम गलवान इलाके की बात करते हैं या उसके बाद पिंगान झील की बात करते हैं, तो ऐसे इलाकों में इस वक्त मीडिया समेत जितने भी टूरिस्ट्स वगैरह जाया करते थे उनको इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ पर ये इसको खतरा बना हुआ है कि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता जो मौजूदा माहौल है इसमें कहीं पर गर्मी आ सकती है, जिसको लेकर के आपको ये भी बताए देते हैं कि भारत की तरफ से जितने भी मिसाइल शिकन टैंक्स हैं उनको वहाँ पर तैनात दिया गया है। इसी तरह से जंगी बेड़े जो हैं भारत के पास उनको मुकम्मल तरीके पर समुद्री सतह पर भी तैयार रखा गया है। जबकि हवाई फौज की अगर बात करते हैं तो इसमें बताया जाता है कि सुखोई जैसे जहाज जो हैं वो सिर्फ 18 मिनट के अंदर अंदर चाइना के अंदरूनी शहरों को भी तबाह करके आ सकते हैं। लेकिन वहीं चाइना के बारे में बताया जाता है कि उनके पास J-20, J-11 और H-6 जैसे तैयारे हैं जो उन्होंने बिल्कुल सरहद के करीब ला करके रखे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से किसी भी जंग की सूरत हाल को हवा देने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वहीं पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका इस मामले पर बहुत ही नज़दीक से नज़र रखे हुए है और उनके पास ये भी इतलात पहुंची हैं कि चाइना किसी भी वक्त अमेरिका को भी अपना निशाना बना सकता है अगर वो किसी भी तरीके से कोशिश करेगा इस मामले में टांग अड़ाने की। तो आपको यहां पर यह बात साफ बताए देते हैं कि पेंटागन की रिपोर्ट पे यह बताया गया है कि उनके पास इस वक्त 3400 के लगभग ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो बिल्कुल चाइना को निशाना बनाए हुए हैं और सिर्फ एक बटन के दबाने की देर होगी कि मुकम्मल तबाही का मंजर दिखाई देगा और 5 साल की जंग भी अगर लड़ी जाएगी तो उसमें भी चाइना जो है वो बकौले अमेरिका उनकी ताकत के बराबर नहीं आ सकता है। वहीं रूस भी इस मामले में काफी ज्यादा इस वक्त सतर्क नजर आ रहा है और उसका भी एक रोल कहीं पर लगता है कि ऐसे मामलात में बन सकता है। वो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इस मामले को लेकर के फौरी तौर पर ठंडा किया जाए। वहीं अगर बैनुल अक़वामी सतह की बात करते हैं नाजरीन तो आपको बताई देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी तकरीर भी की गई और एतराज भी रिटर्न में दिया गया जिसमें यह लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के मामले को मुकम्मल तरीके पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एजेंडे से बिल्कुल खारिज कर दिया जाए। जबकि इसको लेकर के पाकिस्तान ने भी अपने एतराज़ात दिखाने शुरू कर दिए हैं और साथ में यह बात भी नाक़दीन की माननी है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को लेकर के मामला हल करने के लिए जो कुछ वहां पर करारदादें मौजूद हैं वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई हैं बल्कि भारत खुद उन्हें वहां पर लेकर के गया था। इस हवाले से आपको बताते हैं कि MM अंसारी का मानना है कि अगर इस वक्त जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एप्लीकेशन गई हुई है भारत की तरफ से अगर उसको देखा जाए तो होना तो ये चाहिए था कि सही मानों में उस पर वो कोई वहां पर रिएक्ट करते, लेकिन 1948 को लेकर के 1965 की बात करते हैं, शिमला अकॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें 3 मरतबा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत की हुई है। और अब चूंकि चाइना बिल्कुल अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने आप को एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है इस बात को लेकर के कि जो भारत ने अपना मौकफ रखा हुआ है। वहीं जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम जंगों की बात करते हैं और जंगों के साथ साथ फिर मुज़ाकरात की बात होती है, टेबल पर आने की बात होती है, या जिस अंदाज में इस वक्त जंगी साजो सामान या अफवाज की भारी तादाद को लद्दाख खिते में, अरुणाचल प्रदेश में, नेपाल की सरहदों पे, सिक्किम में और दीगर इलाकों में इस वक्त भारत की तरफ से तैनात किया जा रहा है। चाइना भी अपने जो बेड़े हैं उनको मुकम्मल तैयार रखे हुए है। तो ऐसा लगता है कि दो मुल्कों के अंदर जो तलखियां हैं वो कभी खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटी सी चिंगारी जो है वो पूरे मोहल्ले को आग में तब्दील कर सकती है और इससे अफरा तफरी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि पूरी दुनिया के अमन पसंद ममालिक का यह मानना है कि चाइना और भारत को इस वक्त अपनी तलखियों को यकसर भूल करके टेबल पर आना चाहिए। और चूंकि जो नेशनल सिक्योरिटी
काउंसिल है उसका भी इजलास लगने वाला है। वहां पर बैठ करके भी वो बात कर सकते हैं। इनके पास कई मौके ऐसे आ सकते हैं और खासकर अगर हम मिलिट्री लेवल पर बात करते हैं तो बड़ी कोशिशें की जा रही हैं डिप्लोमेटिक सतह पर भी और आर्मी सतह पर भी कि जो टेंशन है उसको ईज आउट किया जाए। लेकिन अभी जमीनी सतह पर इस तरह की कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं, जबकि आज भी कुछ खबरें इस तरह की गश्त कर रही थी जिसमें आपस में नोकझोंक के कुछ मामला देखने को मिले और कई जगह पर जैसे परसों वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए। इन मामला को लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तजज्जुब का माहौल है और खासकर चाइना की अगर बात करते हैं तो उसने तिब्बत और नेपाल और दीगर इलाकों के साथ लगने वाले ऐसे कई देहात को मुकम्मल तरीके पर आबादी को खाली कर दिया है। यानी कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पेट्रोल में एक चिंगारी डाल दी जाए और आग लगा दी जाए, क्योंकि इस वक्त जो इक्तिसादी सतह पर सी पैक के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उनको लेकर के चाइना के अपने कुछ इस तरह के मामलात हैं जो वो अपने आप को सेफर लाइन की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम इस वक्त इक्तिसादी सतह पर बात करें तो कोविड-19 के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जहां इस वक्त चाइना एक तरफ जंग के मूड में नजर आता है, भारत की पूरी नजरें इस वक्त सरहदों के ऊपर लगी हुई हैं, वहां पर जीडीपी का 23.9% का गिर जाना 40 साल के बाद एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है इक्तिसादी महाज पर। और इससे यह साबित हो जाता है कि तकरीबन 1,90,00,000 लोग जो हैं वो यकसर बेरोजगार हो सकते हैं और इक्तिसादी सतह पर जो खरीदारी है वो सिफर के बराबर आकर के रह जाएगी और लोग भूखे मर सकते हैं। जबकि इस हवाले से हिजबी इख्तिलाफ की जमातों की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो उनका मानना है कि मुल्क के अंदर कई एक इस तरह के लीडरान हैं जो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि सलाह मशवरे से काम लेकर के मुल्क को इस दलदल से बाहर निकाला जाइए और किसी तरीके से अपने इक्तिसादियात को बेहतर किया जाए। उनका यह भी मानना था कि मनमोहन सिंह जैसे लोग हैं या पी चिदम्बरम जैसे लोग हैं या फिर दीगर जमातों के अंदर कुछ इस तरह की रीजनल पार्टीज के अंदर भी ऐसे इक्तिसादियात के माहिरीन हैं जिनके साथ अपने कॉलर को थोड़ा सा डाउन करके बात की जा सकती है, जो बेहतर मशवरा दे करके मुल्क की जीडीपी की जो शरह है उसको थोड़ा ऊपर ला सकते हैं। ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक के ये आंकड़े जो सामने आए हैं इससे यह अंदाजा हो जाता है कि कोविड-19 ने जहां पूरी दुनिया को अपने घेरे के अंदर लिया, वहीं आपको मालूम होना चाहिए जब हम सिर्फ 7 ममालिक की बात करते हैं तो 7 ममालिक के जो सबसे सिफर वाले जाविये पे हम जाते हैं तो वहां पर इस वक्त भारत की जीडीपी जो शरह है वो पहुंच गई है। इससे बैंक्स जो है वो मुकम्मल तरीके पर तबाह हो सकते हैं और जो कारोबारी सेक्टर है उसको बड़ा झटका लग सकता है। इस पर इस वक्त मुल्क की क़यादत को मिल बैठ करके सारी पार्टियों को एतमाद में लेकर के फौरी तौर पर कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर एक तरफ चाइना ने इसी तरह से भारत को उलझाए रखा, दूसरी तरफ से मुल्क के अंदर भी इक्तिसादी अफरा तफरी रही, तो इसमें जो गुर्बत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को खाने के लाले पड़ सकते हैं और मामलात इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं कि जिसके लिए बाद में निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि शंघाई कॉन्फ्रेंस में अब यह लगता है कि जो G7 के ममालिक हैं, G20 के ममालिक हैं, वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से बिगड़ती हुई शरह नमू को अपनी डगर पर लाने के लिए आपस में मदद की जाए। वर्ल्ड बैंक की तरफ भी कुछ नजरें पड़ लगी हुई हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता दिनों जापान की तरफ से भी एक अच्छी खासी रकम जो है वो भारत को दी गई थी ताकि वो अपनी इक्तिसादियात की बहाली के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ सके। लेकिन कल की ही रिपोर्ट ने जो कुछ जीडीपी के हवाले से दिखाया वो जंगों से ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि लोग तभी जाकर के हुकूमतों का साथ देते हैं, लोग तभी जाकर के मुल्क को मजबूत करने की बात करते हैं जब वो इक्तिसादी सतह पर खुद मजबूत हों। आप इस वक्त अगर बैंकों की शरह देखेंगे, बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शंस की शरह देखेंगे, बैंकों के अंदर डिपॉजिट्स की शरह देखेंगे, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि इस वक्त जो मेन ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास अक्सर पैसा हुआ करता था उनके अकाउंट्स जो हैं वो लगभग खाली पड़े हुए हैं और इस चीज को लेकर के जो इक्तिसादी मंजरनामा है वो अक्सर बदल सकता है। हालांकि भारत इक्तिसादी सतह पर एक मजबूत तर मुल्क बन सकता था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस वक्त जो इनके तल्लुकात नेपाल के साथ और चाइना के साथ आए रोज बिगड़ रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो LOC का इलाका है वहां पर कई एक जगह पर शेलिंग की जा रही है। अगर हम कल गुरेज की बात करते हैं, राजौरी पुंछ सेक्टर की बात करते हैं या दीगर इलाकों की बात करते हैं, कुपवारा इलाके की बात करते हैं, तो ऐसे इलाकों में जो बार बार की जो शेलिंग हो रही है, बार बार वहां पर
इन्फिल्ट्रेशंस को देखने को इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो इन मामलात को लेकर के जो सरहदें आपस में लहूलुहान हो रही हैं, जो लोग आपस में मर रहे हैं, उसके साथ ही आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रिक्कत आमेज मनाजिर भी होते हैं जब हम ये देखते हैं कि जब टू नेशन थ्योरी पेश की गई थी, अगर उस वक्त पर इस पर कोई गौर किया गया होता और तरीके से मामलात का हल निकाला गया होता तो शायद इस वक्त ये जो सूरत हाल है ये पेश ना आती। और ये भी मानते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर अगर जो भी मुल्क हैं उन्होंने अगर वक्त पे कोई इस तरह की बात की होती तो आज चाइना अपने आप को कोई पार्टी गर्दान ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको चाइना इस पोजीशन में नहीं था। वहीं आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के इस हिस्से या उस हिस्से की जब बात करते हैं तो आपसी खून जो है, आपसी बाप बेटा है, बाप बेटी है, इस तरह के रिश्ते हैं, भाई भाई से बिल्कुल अलग हुआ है। तो कुछ इस तरह के मुझे लगता है कि मामलात हैं जिन पर अगर चाहें तो टेबल पर बैठ करके सिर्फ 2 घंटे के अंदर हल निकल सकता है कि किस तरीके से हम बिछड़ों को आपस में मिलाएं। जिस तरह से कारवाने अमन की बस चली थी, जिस तरह से आपको मालूम होना चाहिए था कि मंदिर खोले गए और उसके साथ साथ कुछ इस तरह के मामलात भी थे जिसमें अगर गुरुद्वारा नानकाना साहब की बात करते हैं वहां के द्वार खोल दिए गए थे। तो कौन सी बड़ी बात है कि अगर इस वक्त कयादतें चाहें कि आपसी तलखियों को भुला करके और खासकर वोट बैंक पॉलिसी को छोड़ करके अगर एक इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें दोनों मुल्कों के अवाम को आपस में एतमाद में लेकर के आपसी मामलात को हल किया जाता है, ये दो मुल्क अगर भारत और पाकिस्तान आपस में मिल जाते हैं तो बड़ी एक तिजारती मंडी जो है दुनिया की वो मोरद वजूद आ सकती है। और उसके साथ जो इक्तिसादियात की बिगड़ती हुई शरह है न सिर्फ वो बहाल हो सकती है बल्कि गुर्बत इफलास के साथ साथ भूखमरी के जो मामलात हैं, सेहत महकमे को लेकर के जो मामलात हैं, खासकर तिब्बी शोबे की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तक पोलियो ड्रॉप्स डालने के लिए कोई भी मेडिकल टीम नहीं जा सकती है। कुछ इस तरह के मामलात हैं जिनको आपस में मिलकर के देखा जा सकता है, बैठ के बात की जा सकती है। कई मामलात ऐसे हो सकते हैं, दफा 370 के बाद जो एक सिचुएशन बदल सी गई है, एक मंजरनामा बदल सा गया है, जिसके बाद चाइना भी अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए अगरचे भारत मुकम्मल तरीके पर तैयार है। और जिस तरह से राफेल जेट्स के बारे में बताया जाता है कि इनके पास इस तरह के तैयारे आ गए हैं या सुखोई जैसे तैयारे इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इनके बल पे अगर हम ये कहें कि सिर्फ हमें जंगें करके जंगों में लोगों को नुकसान पहुंचाना है तो नुकसान किसी भी तरफ से हो सकता है और पहुंच भी सकता है। और बड़ी बात यह है कि आज की डेट में दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए जंग कोई सस्ता सौदा नहीं हो सकता है। और आज की जंगें 1965-1975 की जंगें नहीं हो सकती हैं जब आपस में भिड़ पड़ा करते थे या कुछ टैंक आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे। आपके सामने इराक की मिसाल मौजूद है, आपके सामने बहुत सारे ऐसे ममालिक की मिसाल सामने है जहां पर जंगों ने इतनी तबाहियां की कि शहरों के शहर उजड़ गए। और उसके बाद इस वक्त जो उनकी हालत है वो खुदा ना खास्ता अल्लाह किसी दूसरे मुल्क को, किसी दूसरी कौम को ना दिखाए। कोशिश हर तरफ से यही हो रही है कि भारत और चाइना के दरमियान जो इस वक्त ये टेंशन हैं इनको मुकम्मल तरीके पर खत्म किया जाए। कुछ ऐसे बिछड़े हुए लोग हैं उनको आपस में मिलने दिया जाए, बात करने देने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मुल्कों को भी चाहिए कि वो अपने मामलात को तर्क करें और चाइना की तरफ से जो इस वक्त कोविड-19 के बाद वो अपनी मैशत को उभारने के लिए एक जंगी महाज कायम करके सी पैक को बचाने की बात करता है, इस पर अगर चाहें तो बात हो सकती है। क्योंकि जैसी तिजारत चाइना को चाहिए, भारत भी एक तिजारती बड़ा मुल्क है और तिजारती मंडी है, वो भी अपने लिए आसान रास्ते तलाश कर सकता है। और कराकरम से लेकर के बाकी इलाकों तक जो है उस पर भारत का भी एक बड़ा रोल होगा। चाहिए क़यादतों को कि G20 G7 के जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ बड़ी पेशरफ्त देखने को मिले। ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह का जो दौरा है, क्योंकि वो नासा के सरबराह से भी मिलकर के गए हैं और इक्तिसादियात के जो माहिरीन हैं उनसे भी उनकी बात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस इशू को लेकर के बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ सामने आएगा, इन सब बातों से आपको जरूर खबरदार करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि जितने भी यहां पे इस वक्त बाकी मामलात हैं इनको सभी ममालिक जो हैं वो न सिर्फ मिल बैठ करके निपटाने की कोशिश करेंगे, बल्कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस वक्त अपने हथियारों की मंडी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कई एक जगह पर मामला को हवा भी दे सकता है।
ये माना जाता है कि जहां इस वक्त अमेरिका के भारत के साथ अपने मफादात हैं, वहीं पाकिस्तान के साथ भी उसके कुछ इस तरह के मफादात हैं जिनको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन रही है वो वहां से अपनी अफवाज को वापस निकालना चाहता है और उनका वो चुनावी वादा है। तो इसलिए जाहिर सी बात है अमेरिका जो है वो एक तमाशा देखने वाला मुल्क बन करके न सिर्फ आपस में भिड़वा सकता है बल्कि बड़े सारे इस तरह के मामले खड़े कर सकता है जो इंसानियत को कत्लगाह में तब्दील करके खुद उनको ऐश के रास्ते खोल सकता है। ऐसे में वक्त का तकाजा यही है कि ये जंगें और इस तरह के सामान जो है ये मुकम्मल तरीके पर खत्म हो जाए। इस मामले में क्या कुछ पेशरफ्त होती है, क्या कुछ बातचीत होती है, मिलिट्री लेवल की बातचीत लगता है कि फिर एक मर्तबा जो है वो बिल्कुल कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि डिप्लोमेटिक सतह पर बड़ी बातें हो रही हैं और चाइना की तरफ से भी जो इसको बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि जो वो बात करते हैं उस बात पर वो काम करेंगे, न कि जो साइड से वो अंदर आने की कोशिश करते हैं उस पर थोड़ी सी रुकाव लगा करके न सिर्फ सारे खित्ते में अमन अमान को एक मौका देंगे बल्कि इसके साथ साथ इंसानियत को जीने का मौका भी देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपडेट्स के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हो जाएंगे। अपने मेजबान शाहिद मसूद बुखारी को दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। आप देख रहे थे केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ।